हाय गाइस, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही अमेजिंग किस्म के डायरेक्टर मौजूद हैं। आपने इनको कई दफ़ा देखा होगा, लेकिन शायद मोस्टली बिहाइंड द कैमराज। बट खुशखबरी ये है कि इस दफ़ा ये खुद आ रहे हैं और ख़ुद परफॉर्म भी कर रहे हैं और काफ़ी तगड़ा परफॉर्म कर रहे हैं। नाज़रीन, वेलकम करते हैं स्टूडियो के अंदर सर दावा महमूद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू। बिहाइंड द कर्टन, बिहाइंड द कैमरा तो काश मैं हो सकूं, सबको शौक है, बट बिहाइंड द कर्टन रहा मैं हमेशा। एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी फैसल। दिस इज़ मैं मेरी ज़िंदगी का पहला पॉडकास्ट मैं कर रहा हूँ, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ आज आपके साथ बैठ के। वेल, इट्स एन ऑनर कि आप पहला पॉडकास्ट हमारे साथ कर रहे हैं, तो खुल के वायरल कंटेंट निकालते हैं इसमें से। सो सबसे पहले जस्ट गिव अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। जिस दावर को मैं जानता हूँ, ही इज़ मोस्टली अ डायरेक्टर। इसने पाकिस्तान में थिएटर के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। यू पुट अप सो मैनी शो सो फार एंड ऑब्वियसली सम अमेजिंग फ्यूचर प्लान्स अहेड विल डिस्कस ऑब्वियसली। बट अभी के लिए अगर आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस के लिए दे सकते या आई मीन जस्ट क्विकली आई वाज मैं जी सारी ज़िंदगी से जब जब से मैंने होश संभाला तब से मैं थिएटर कर रहा हूँ। और सो आई रन द लार्जेस्ट थिएटर कंपनी इन पाकिस्तान, कॉपी कैट्स प्रोडक्शंस के नाम से। और 13-14 साल की उम्र में भाई ने सब छोड़ दिया, तालीम वालीम। मैं कहा यार ये क्या है, ये तो मैंने तो नहीं लेनी डिग्री। और जो डिग्री मैंने लेनी थी वो उसके पैसे नहीं थे अम्मा अब्बा के पास कि मैंने कहा जी भेज दें, येल भेज दें। उन्होंने कहा पैसे नहीं है। मैंने कहा न्यूयॉर्क भेज दें, पैसे नहीं है। लामडा भेज दें, पैसे नहीं है। राडा भेज दें, पैसे नहीं है। ली स्ट्रासबर्ग भेज दें, पैसे नहीं है। ये डिग्री CSS कर ले और ये कर ले, फिर जो दिल चाहे। अच्छा ये मैं सारी बातें मानता नहीं हूँ। मैं कहा यार उस तब तक मेरी एज निकल चुकी होगी, तो मुझे करना है, मुझे तो अभी करना है। सो तो वहाँ से ये शुरू हुआ। कोई 18-19 साल हो चुके मुझे थिएटर करते हुए। अब जो मैं करने जा रहा हूँ वो एक बिल्कुल एक अलग चीज़ है। वो एक पर्सनल ठरक कह लो, वन मैन शो कहते हैं उसको, स्टैंड अप कॉमेडी भी बोला जाता है उसको। और एक पॉइंट आता है कि आप कहते हैं यार ये भी करूँगा ज़िंदगी में, ये भी करूँगा। बिल्कुल तो मैं उस फेज़ से निकल गया हूँ कोविड के बाद। ये कब आप बाथरूम में फिसल के मर जाएं आपको पता नहीं है। एग्जैक्टली। तो मैं कह रहा हूँ कि जो जो सोची हुई चीज़ें उनको जल्दी से कर लें आप। और ये एक रिग्रेट ना रहे कि यार काश थोड़ा सा और टाइम होता। सो बेसिकली आपकी एक बहुत ही छुपी हुई आरज़ू है, एक फैंटेसी है, वन मैन शो जो आप अभी करने जा रहे हैं। शदीद ठरक मैं बड़ा हुआ हूँ वन मैन शोज़ देखते हुए। मैंने इतने ज़्यादा आई मीन एक बंदा 500 लोगों को हैंडल कर रहा है और जुगते लगा रहा है और हंसा रहा है और खड़ा है। वो नहीं, अगर वो फ़नी तो उड़ा के फेंक देती है उसको ऑडियंस। अगर वो फ़नी है तो वो सारे ही उसको गले लगा लेते हैं। तो ये एक अजीब व गरीब टास्क है। आसान होता है जब मैं प्ले बना रहा होता हूँ, यू नो व्हेन आई एम डायरेक्टिंग अ शो, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट है, रिजॉल्व है, कैरेक्टर्स हैं, कॉस्ट्यूम बदल रहे हैं, कभी कोई लोग रो रहे हैं, कभी कोई हंस रहा है। तो ईजी होता है, आप हर बात कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। आप वन मैन शो में मेरे ख्याल से बहुत डिफरेंट है। आई मीन आजकल की आवाम तो फैसल, मतलब हम जो बड़े हो रहे थे, बिल्कुल मैं बापों को देखता हूँ जितने भी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार। इतने फिल्मी बाप हैं, वो घर पहुँचते हैं, बच्चे छलांग मार के बाबा बाबा बॉलिंग कराओ, बाबा बॉलिंग करा रहे हैं। हम जब होते थे तो हमारा तो बुरा, तो भैंचो बाबा आ गए बाबा। उसी वक्त हम पर्दे के पीछे खड़े हो जाते थे। बहन के मैं लैंप बनी हुई हूँ, पता तो नहीं चल रहा कि मैं खड़ी हूँ। हमारी तो जान निकल रही होती थी। फैंटी छितर छितरौल ये आम बात थी हमारे लिए। सो द वे वी वर रेज्ड और जिस तरह अब बच्चे रेज हो रहे हैं, तो वो बड़ा एक कॉन्ट्रास्ट है ना, अलग अलग। एग्जैक्टली। तो वन मैन शो में आपने अब किन किन चीज़ों से केयरफुल होना है। ये आवाम का क्या है सिनेरियो हमें नहीं पता। ट्रिगर हो गए हमने, क्या कह दिया, इतना पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो गया, ये तो नहीं कहना था, इसने बोला कैसे। तो ये सारे एग्जैक्टली ये सब आप फेस करेंगे। ये मैंने देखा थोड़ा सा। मैंने कहा यार मज़ा आएगा इसको, ज़रा बच्चों को ज़रा वापस स्कूल लेके जाएं और ज़रा 90s का शोगल मेला दिखाएं, जब आसान था हंसना। तो आप जब तीली डाल रहे हैं हर जगह। शर्तें नहीं थी ना उसमें कि यार इसको ये नहीं कहना और उसको वो नहीं कहना, और मोटा उसको मोटा था और काला उसको काला था, तो लंगड़ा लंगड़ा था, तो लूला लूला था। अब तो आपने सब में नहीं कह सवाल ही सकते नहीं पैदा होता। आपने ये हिम्मत कैसे। आपने सोचा कैसे आपको हम एग्जैक्टली। उड़ा के ना फेंक दें आपके करियर की ऐसी किट ऐसे। सो द शो, नो ऑफेंस, सो अगर इसका वन लाइनर हो तो वो क्या होगा था भाई। इसका वन लाइनर है मियाँ बीवी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप्स। तो ये इसमें मतलब मैं शादीशुदा नहीं हूँ, लेकिन मैं शादी समझता हूँ। मैं रिलेशनशिप पे नहीं हूँ, मगर मैं रिलेशनशिप समझता हूँ।
तो आप मतलब शादीशुदा है? हाँ मतलब नहीं ये आप मुझे फंसा रहे हो कैमरे में। नहीं आई मीन यार मैंने सबको देखा ना अपने साथ बड़े होते हुए, बिल्कुल। और इसमें आते हुए, रिलेशनशिप में आते हुए और शादी में आते हुए। सो मैं समझता हूँ, ख़वातीन को मैं समझता हूँ, Yeah. मर्दों को मैं समझता हूँ। तो ये है मेरा टॉपिक पूरा। नो ऑफेंस शो का नाम रखने की जो मेन वजह है वो ये कि यार देखें, कभी कभार हमें ज़रा खुल के डिस्कस करनी चाहिए चीज़, और नाराज़ हुए बगैर। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने पहले ही कहा, अब ये मैंने कह दिया ना, तो तुम्हारे पॉडकास्ट का अब नाराज़ होंगे लोग। ये भी अजीब हो गया ना, किसी को आप कह देना कि यार देख गुस्सा नहीं करना, वो लाजमी गुस्से में आता है। नहीं खैर है, इतना चलता है हाँ आजकल। इतना तो चलता है। चलाएंगे। सो दैट्स वन लाइन में अगर मैं तुम्हें समझाऊं कि है क्या, वो 1 घंटा क्या बोलूँगा मैं, तो ये है मेरा टॉपिक, मर्द और औरत। आई थिंक ये काफ़ी पुराना टॉपिक है, ये इसके जो तार है ना वो सदियों से लोग छेड़ रहे हैं, लेकिन आज तक इसका कोई हल नहीं निकल सका। तो आई थिंक एक आप अटेम्प्ट करेंगे तो लेट्स सी क्या होता है। मैं देखो, मैं भी हल नहीं निकालने लगा, मतलब ये अच्छा, इसका अच्छा। हल निकल ही नहीं सकता। ये दोनों ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं कि ये आप बस इसको इंजॉय कर सकते हैं कि ये दोनों की एक अलग अलग थॉट है, दोनों का एक अलग अलग एक जोन है। दोनों जब बहस करते हैं तो आपको लगता है कार्टून नेटवर्क चल रहा है। जो बिल्कुल। तीसरा बंदा जो देख रहा होता है उसकी भी एक अलग ही दुनिया होती है। उसको ये निभानी भी लगता है। जैसे मर्दों को आप देखें ना, मर्द को एक माजूरी है, मतलब वो ना हैंडीकैप है कि वो बहस में लॉजिक यूज़ करने की कोशिश करता है। औरत तो लॉजिकली बहस ही नहीं कर रही, बिल्कुल। वो तो बहस करिए कब इसका सर फटेगा, ये कोई ऐसी बात करेगा कि मैं सारी ज़िंदगी इसको ताने दूंगा। तुमने ये बात की कैसे? हाँ तो वो एक अलग ही Exactly. डायरेक्शन में दो लोग चल रहे होते सो हैं। आपकी ऑडियंस क्या होगी? कोई ऐसे हजरात जिनको शायद दिल के जो कमज़ोर हैं जो ना आ सकें, या सबके लिए है? यार मेरी ऑडियंस तो सब है। आई ठीक है। मीन मैं चूँकि अनवर मकसूद साहब के साथ इतना टाइम मेरा गुजरा, और वहाँ मैंने नोट किया कि कितनी वास्ट है उनकी ऑडियंस। एंड मतलब 15 साल के बच्चे से लेके 70 साल के बंदे तक, एवरीवन इज़ एन्जॉइंग, हर कोई रिलेट कर सकता है, हर किसी को समझ आ रही है उनकी बात की। सो मेरे लिए एक बहुत लर्निंग कर्व थी। आधी ज़िंदगी मेरी गुजरी कराची में, और तो वही ऑडियंस है जिसको मैं टारगेट करना चाहता हूँ। पावें मम्मी डैडी बच्चा है, तो पावें रेडिकल फेमिनिस्ट्स आएँ, या पावें घर वाले आ जाएँ, बुरके वाली ख़वातीन बैठी हैं, या माथे पे मेहराब वाले बुज़ुर्ग बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि सारे इन्जॉय करें। और अगर कोई ऑफेंड होता है तो मैं चाहूँगा कि सब नाराज़ हो, मतलब ये नहीं कि एक नाराज हाँ सारी नाराज हो इंशाल्लाह, हाँ या तो सारे खुश होकर जाएंगे या सब नाराज़ होकर जाएंगे। ये की है बिल्कुल। जो मैंने सुना है वन मैन शो को सक्सेसफुल चलाने का। बट अब सो आप लोग बताएंगे कि फ़नी है कि अभी नहीं। कहाँ पे शोज आ रहे हैं, क्या टाइमिंग्स होंगी, क्या लोकेशंस वगैरह हैं? तो फैसल ये इस्लामाबाद में शुरू हो रहा है, तुम्हारे शहर से, मेरे शहर से, और 14 दिसंबर से ये स्टार्ट हो रहा है। 14 दिसंबर से 24 दिसंबर तक इसने चलना है। और गंधारा सिटीजन्स क्लब, ये ऑडिटोरियम रिलेटिवली नया है, ये कोई 3-4 साल पहले बनाया है इन्होंने, गवर्नमेंट ने। और इस्लामाबादियों को तब समझ आती है जब मैं उन्हें बोलता हूँ कि कोविड की वैक्सीन लग रही थी वहाँ। अच्छा समझ गए। तो ये F9 पार्क में है ऑडिटोरियम, और इसमें ये परफॉर्मेंस होगी। 11 टाइमिंग्स क्या है शोज की आपके? यार 11 दिन में 21 शोज़ कर रहा हूँ। अच्छा। सो अब रोज़ 8 बजे एक शो है, फ्राइडे को 2 शोज़ हैं, एक 8 बजे एक रात को 10 बजे, सैटरडे को 3 है, 2 बजे 5 बजे 8 बजे, संडे को 3। सो अब ये है। काफ़ी लोग नाराज़ करेंगे फिर आप। या अगर टिकट बिकी तो नहीं बिकेगी, और काफ़ी लोग नाराज़ भी होंगे, लेकिन ये वो नाराज़गी है जब आप घर जाएंगे तो आप दूसरों को भी बताएंगे कि यार तुम्हें जाके नाराज़ ज़रूर होना चाहिए। मतलब ये वो है कि आप कहेंगे यार डाडा 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 क्या बात थी, वजन था बात में। So Davar, let's talk about theatre and your own journey so far. So give me a little background कि आपने एजुकेशन ऑब्वियसली आपने बताया कि करना कुछ और चाहते थे। So आपकी वो जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? What was your first play? How you got into like this whole universe, and how your love so far is crafted for this? यार मैं तो बड़ा ही बोरिंग बच्चा होता था, क्रिकेट में अच्छी खेलता था, फड्डा में अच्छा करता था, नकलें मुझे लगानी आती थी। उसके अलावा वो क्लास पार्टी में एंड में नहीं जोकर खड़ा कर देते जी। ये अब नकलें उतारेगा। बट कोई ना मेरा बैकग्राउंड था आर्ट्स में, ना मैं कोई चाचा दादा, हमारी फैमिली बड़ी स्ट्रिक्ट फैमिली, बड़ी कंजर्वेटिव फैमिली, हमारे यहाँ इसको अच्छा नहीं समझा जाता।
बुरा समझा जाता है इस काम को कि बेटे किन कामों में पड़ गए, बिल्कुल। ये क्या आपने मरासियों भांड वाले काम शुरू कर दिए, आपके लिए CSS हमने सोचा था, आप ये नाच गाना आपने स्टार्ट कर दिए। तो वो एक माइंड सेट है, तो वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं था मेरी फैमिली में बिल्कुल भी इस चीज़ को। You come from a family of आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, okay. जमींदार, जद्दी पुश्ती, जट चौधरी, ज़मीनें, गोलियां, कब्जे, मार धाड़ अच्छा। एंड 5 वक्त नमाजी। तो मैं तो बिल्कुल तो जट्टा दा बाल हो के मरासियां ले काम हाँ, जट्टा दा बालों की मरासी वाले और भी लफ्ज़ कहे जाते हैं, हाँ, हाँ। और तो मैं अब क्या पॉडकास्ट में बोलूँ, बट नहीं आप बोल सकते बोल सकते हैं, हाँ। बाय द वे आई एम आल्सो अ जट। ओ क्या बात है भाई, क्या बात है। तो उन्होंने ये आया ना मेरे पास कि जट्टां दी औलाद कंजर, हाय इंज नहीं हो सकता, इंज नहीं हो सकता। तो मैं तो आते ही मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि क्या हुआ। मैं बहुत छोटा था मैं, और मुझे मुझे एक लड़की अच्छी लग गई स्कूल में यार। मतलब वो हम नए नए O लेवल्स में गए, नई नई इंडक्शन हुई, तो वो पहला प्यार कह सकते हो उसको। तो आप 10-11 साल के होते हैं, आपने सारी ज़िंदगी सलमान खान, शाहरुख खान की फिल्मों पे आप बड़े हो रहे होते हैं। मैंने कहा यार इसको तो मैंने पटाना है, ये तो कमाल हो गया। तो वो पहले दिन रिजेक्शन मुझे पड़ गई बड़ी बुरी। अच्छा बोला आपने पहले दिन ही जाके दिया? हाँ, टोटल। अच्छा। मतलब यार कोई वो तब वो नहीं किया आपने कहा कि कुछ यार पता नहीं होता था ना कि करना क्या है। लड़की से बात भी नहीं करनी आती थी मुझे, पैंट में यहाँ बांधता था, बाल का यूँ पफ निकाला होता था मैंने। लड़कियों तो फड्डा करवा लें आप मुझसे, क्रिकेट खिलवा लें। तो लड़की आती तो मैं बैठ जा, उसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं था करना क्या। अभी लड़की अच्छी लग गई, उसने रिजेक्ट कर दिया, सारे दोस्तों ने देख लिया। अब आप 11 साल के हों और आपको मजमे में 60-70 बच्चों में एक लड़की रिजेक्ट कर दे, तो कैसे हो जाता है? ये कैसे किया? बिल्कुल। तो मैंने कहा नहीं, इसको तो ये तो हो नहीं सकता, जिद। मैं कहा एनू तो मैं पटाना ही पटाना है, कुछ भी हो जाए। अच्छा। लो जी, तो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था लड़की का मतलब वो बड़ी भी थी 2 साल। एक होता है ना, आप जब भी स्कूल में तो बड़े अच्छे लगते हैं आपको हमेशा, जूनियर आपको ऐसे देख रहे अच्छा होते वो हैं। आपकी सीनियर थी? मतलब हमारी क्लास में थी बट मुझसे 1-2 साल बड़ी। समझ। तो आप उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। तो आप अगर कोई मज़ेदार बात करें तो वो मुस्कुरा देती थी, हंस पड़ती थी। मैं कहा ये ठीक है। वो मैंने कहा हाँ, मैं कहा हंसी तो फंसी कॉन्सेप्ट को ना मैंने ट्राई करना है। तो मैं सारा दिन घर पे रिहर्सल करता था कि मैंने ना कल इसको कैसे हंसाना है। तो ये कल फंस जाएगी मुझसे, ठीक है जी। कल मैं गया, कल मैंने अजीबोगरीब हरकतें की, कार्टून बना, सब कुछ किया। वो हंसती थी, बस हंसती थी, मतलब आगे नहीं बात बनती थी। ये रिजेक्शन के बाद भी आप ये रिजेक्शन के नहीं यार, 1 वे ट्रैफिक तो 1.5-2 साल तक चली। ओह अच्छा। 1.5-2 साल भाई बगैरत लगा रहा। मैंने कहा हिम्मत नहीं हारनी, लैडी ते है। हाँ। तो 1.5-2 साल के, और इट वाज मुझे नहीं पता था कि मैं परसू क्या कर रहा हूँ और तैयारी किस चीज़ की हो रही है। तो मैं एक जोकर बन गया था स्कूल के लिए। पूरा स्कूल मुझसे प्यार करने लग गया था सिवाय उसके। मतलब सारे एंजॉय करते कि यार दावर आएगा तो ये कोई अजीबोगरीब हरकत करेगा, अभी टेबल पे इसने चढ़ जाना है, अभी इसको गाना गाना शुरू कर देना है, अभी इसने कोई बकवास करनी है, कोई फिल्मी जुमले बोल देने। तो वो बिल्कुल भी नहीं इम्प्रेस होती थी ना, मतलब आप मतलब स्कूल के गोविंदा बन चुके थे। तो तब तक मेरी पॉपुलैरिटी लेवल चेंज हो चुका था। फिर जी आई उसकी सालगिरह, मैंने कहा ये 1.5 साल हो गया, अब तो टाइम आ गया। तो भाई ने बड़ी मुश्किलों से पैसे वैसे जमा करके 2-3 गिफ्ट लिए, उसको मैंने दी। उसने ऐसा गंदा रिजेक्ट किया मुझे, ओए होए होए। उसने कहा यार एक तो मुझे तुम पसंद नहीं हो, मुझे कोई और पसंद है, और अगर मुझे तुम पसंद भी होती ना मैं मर जाऊँ, मतलब तुम्हारे साथ कभी कोई सीन नहीं होगा यार। तो fuck off, मतलब बिल्कुल वो वाला था ना कि बहुत मैं तो बस एक अजीबोगरीब सिचुएशन थी। और मैंने कहा यार ये तो भाई चिप्स खा रहा था रोता हुआ। मैंने कहा यार ये तो 1.5 साल ज़ाया हो गया, ये क्या हुआ। तो वहाँ ऑडिशन लगे हुए थे, पोस्टर लगा हुआ था एक स्कूल में कि हाँ कि एक प्ले हो रहा है अनारकली, और उसके ऑडिशंस हैं। तो मैं गया आराम से क्लास में बैठा, जाके दिल मेरा उतार कि 1.5 साल यार क्या ज़ाया किया टाइम है। कहाँ परफॉर्मेंस देता। तो मेरी क्लास वाले उसने कहा क्या जाओ जाके ऑडिशन दो उसके लिए। मैं कहा मुझे आती नहीं एक्टिंग। मैं क्या कह रहे हो, तुम नकलें तो उतारते हो हर वक्त सबकी, तो करो जाके ट्राई करो। तो मेरा बाप एक बड़ी डिफ़िकल्ट लाफ कह लें आप उसे, बड़ी खड़ूस
जिसको कहते हैं ना बंदा था, वो हंसते नहीं थे अच्छा। बिल्कुल भी ना। बाबा को मैंने कभी हंसते भी नहीं देखा सिवाय बुध को। वो जो 7:30 से 8:30 का टाइम नहीं होता था, वो पीटीवी पे ड्रामा आया करता था एक आंगन टेढ़ा। जी जी। तो आंगन टेढ़ा देखते हुए तो वो एक कोने से दूसरे को अब मुझे ना उर्दू समझ आ रही होती थी कि वो क्या कह रहे हैं। मुझे ये पता था एक एक्टर है अकबर, कैरेक्टर वो प्ले कर रहा है सलीम नासिर का, वो एक्टर, और ये क्या बोल रहा है जुमले मुझे, पर नकल मुझे उतारनी आती थी। तो मैं गया ऑडिशंस के लिए और सारे ए लेवल्स के बच्चे बैठे हुए, अनारकली हो रहा था। तो खुसरे का कैरेक्टर था, बी काफूर जी जी। का कैरेक्टर था। तो सारे ए लेवल्स के बच्चे मना कर, मैं 8th ग्रेड में था, O1 में था। तो नो मैम, ये सलीम करवा लें, अकबर करवा लें, ये नहीं होगा। अब उर्दू टीचर बड़ी स्ट्रगल, नहीं बेटा बच्चों ऐसे नहीं करते, कैरेक्टर है, एक्टिंग है, ऐसा नहीं सोचते। मेल ईगो आ गया। हाँ, और मैंने हाथ खड़ा किया, मीस मीस, छोटा सा मीस था, मैं ट्राई करूँ। अब मेरी बहन भी उसमें एक्टिंग करी थी प्ले में, दिलाराम का कैरेक्टर। मुझे कोई नहीं, जाओ होता है ना ये लफ्ज़, यार ये क्या आ गया छोटा। तो मुझे वो अकबर याद था, तो सलीम नासिर का मैंने उसी तरह से छाप दिया, जो भी कैरेक्टर की लाइंस थी, और वो लाइंस मैंने दी, वो चल पड़ी और मैं सेलेक्ट हो गया। अच्छा वो मैंने किया क्यों, मैंने कहा पूरा स्कूल आएगा देखने, वो भी है, वो भी होगी, वो भी देखी। तो वो जब देखेगी तो अब फंस जाएगी। ये नहीं सोच रहा कि कैरेक्टर क्या करूँ, मैंने कहा यार मैं तो ये मेरा चांस है अब जिसकी मैंने तैयारी शुरू की, सुबह शाम मैंने एक कर दी, अपने दिमाग में शीशे का मैंने ताजमहल बना लिया। पूरा स्कूल आया, पूरे स्कूल ने देखा, वो भी आई, उसकी बहनें भी आई, उसकी फैमिली भी आई, मैंने दी, भाई ने परफॉर्मेंस दी। प्ले इतना बुरा था जिसका हद साहब नहीं, कोई कहीं गिर रहा है, कहीं सेट गिर रहा है, और स्कूल प्लेज आपको पता तो है, मतलब 100 मसाइल हो रहे होते हैं। मैं हिट हो गया, लेकिन मेरा कैरेक्टर चल पड़ा ज़बरदस्त, मुझे हूटिंग भी मिली, सीटियाँ भी मिली, तालियाँ भी मिली, प्ले की जान आप थे। हाँ, लेकिन वो फिर भी नहीं पटी मुझसे, मतलब फिर भी रिजेक्शन ना। बट मुझे एक और मुझे नहीं पता था मुझे इतना मज़ा आएगा इस पूरे प्रोसेस में। सो मैं परसू कुछ और कर रहा था, लेकिन मुझे मिल कुछ और गया, मगर बस ये था कि मेरा फोकस नहीं कभी शेक हुआ कि तो बस उसके बाद एक ऑडिशन आता था, मैं भाई आपका खड़ा होता था लाइन में, दूसरा ऑडिशन आता था, मैं खड़ा होता था लाइन में। सो 3 4 5 प्लेस मैंने किए, तीसरे चौथे पे मुझे शाह शराबील मिल गए। तो शराबील ने को मैंने कहा जी आप मुझे सिखाएं। अब मैं 13 साल का कह रहा हूँ, यार तुम तो चूचे हो बेटा, घर बता के आए हो, क्या सिखाऊंगा मैं तुम्हें। तो मैं कहा नहीं यार, मैं आप सिखाए, मैं फिर शराबील का असिस्टेंट बना। तो शराबील ने काम करवाया बहुत सारा, और मेरा अपना प्ले उसमें शराबील ने बहुत गाइड किया कि कैसे करना है। तो 4-5 साल मैंने लगाए इस्लामाबाद में, और 16-17 साल का जब हुआ, और तो मुझे शराबील ने बताया कि कराची बहुत बड़ी मार्केट है, तो जाके ट्राई कर। और गया मैं वहाँ, एंड जाते ही अनवर मकसूद साहब से मुलाकात हुई, और बस फिर वो क्या कहते हैं। What was your first play? फर्स्ट प्ले वाज इन 2005-2006, बैक इन इस्लामाबाद। शो का नाम था कम अगेन। Okay. और It was your own production या? इट वाज माय ओन प्रोडक्शन। हम लोग जीकी गए, क्योंकि हमने ओरिजिनल, हमने कहा कि कुछ करें प्ले, स्क्रिप्ट कहाँ से, तो जीकी में फेस्टिवल्स होते थे, बिल्कुल, I know. तो वो हम देखने गए। वहाँ हमें एक प्ले मिला, क्योंकि सुसर भी कभी दामाद था, तो उसकी टीम थी, उसकी टीम को हमने कहा कि यार आप आएँ हमारे साथ काम करें, और उस प्ले का नाम हमने शॉर्ट किया, और कम अगेन के नाम से हमने उसको एग्जीक्यूट किया। सो द फर्स्ट 5 years मैं सिर्फ प्रोड्यूस करता था, मुझे नहीं पता होता था, अलग अलग डायरेक्टर्स काम को देखता था मैं, उन्हें ऑब्जर्व करता था कि क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। 5 साल बाद मैंने कहा यार आई थिंक आई एम रेडी, आई वांट टू ट्राई। मैं देखना चाहता हूँ कि एज ए डायरेक्टर क्या है, एंड उसके बाद आई कुड नेवर लुक बैक। अब आप मुझसे कुछ भी और काम करवाएं, मुझे मज़ा ही नहीं आता सिवाय डायरेक्शन के। ये वाहिद एरिया जो मैं एंजॉय करता हूँ अपने प्लेस में। एंड सो आप एक पूरी तरह से एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट थे, एज वी कैन सी नाउ, बस वो लड़की नहीं पटी। हाँ, मतलब वो बिल्कुल ब्लैकआउट, वन वे ट्रैफिक। एंड यू वेंट टू कराची, एंड वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा और भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन यू हैव अ स्पेसिफिक लव फॉर थिएटर सो फार, स्पेशली ओरिजिनल उर्दू थिएटर, एंड अभी तक आपका काम भी उसमें है। तो वो उस लव को अगर आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकें, या उस पैशन को, लाइक क्यों आप अभी तक अपने आप को इसी चीज़ में इंडल्ज करके रखे हुए हैं, एंड क्या चाहते क्या हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपकी? या देखो, शुरू में तो ऑनेस्टली
जहाँ तक बात है उर्दू थिएटर की, वो ये कि उसकी वजह ये थी कि अंग्रेज़ी नहीं आती थी, अच्छा, ठीक है। और अगर मुझे आती थी तो जिनको मैं कास्ट करता था उनको नहीं उनको आती नहीं थी, आती थी। उनको आती थी तो जो लिख रहे थे उनको नहीं आती थी। तो मैंने कहा यार, तो लोगों ने कहा क्या आपने सोचा, थॉट क्या थी उर्दू के पीछे। अब मैं टीवी वालों को आप जो बताए ना कि यार हमारी इंग्लिश कमज़ोर है इसलिए हम क्या ही बता तो सकते। उनकी शक्ल ही कुछ और बन जाती ना। वो सोचे होते कि आपने कुछ देना, कि बचपन में मुझे एक ख्वाब आया कोहिनूर पे, मैंने देखा ही उर्दू थिएटर करेगा। तो मेन पहले तो ये रीज़न हुई ना शुरू कि हमने कहा कि यार ओरिजिनल करना चाहिए हमें थिएटर। और वो एक अलग हमारी साइड निकली क्योंकि उस वक्त सारे अंग्रेज़ी थिएटर कर रहे थे। पाक इस्लामाबाद में 8-10 प्रोडक्शंस होती थी, कभी फैंटम ऑफ द ओपेरा हो रहा है और कभी मूलां रूज हो रहा है, तो कभी कोई प्ले हो रहा है, तो ये वो टाइम था, आई थिंक मुशर्रफ का टाइम था जब काफ़ी बिल्कुल बिल्कुल पीएनसीए एब्सोल्युटली और काफ़ी मुशर्रफ और पीएनसीए बन रहा था। एंड इस्लामाबाद क्लब में मोस्टली परफॉर्मेंसेज हुआ करती थी। सो तो उसमें हम वाहिद थे जो बाइलिंगुअल और मिंग्लिश और उर्दू प्लेज के अंदर आए। तो हमें शुरू में उसी में एक नीश क्रिएट हो गई कि यार ये लोग ओरिजिनल करते हैं। तो हमने कहा यार हमारी अंग्रेज़ी कमज़ोर है तो ये कहने की ज़रूरत नहीं, बस हम चुप रहते हैं। लोगों का वाह ओरिजिनल, थैंक यू थैंक यू। तो कमज़ोरी से आपने ताकत बनाया। और फिर जब कराची गए तो कराची जब मैं पहुंचा तो वहाँ तो आई मेट द मास्टर अनवर मकसूद। अनबिलीवेबल था वो, अनपैरेलल्ड चीज़ थी। उनका पहला प्ले हुआ एंड थिएटर एज एज स्ट्रक्चर एज अ सिनेरियो पूरा चेंज ही हो गया। फ्रॉम रैग्स टू रिचेस वाली जो कहानी होती है, जब 20 रुपये नहीं होते थे जेब में, अब ढेर सारे आ गए। सो ये सिनेरियो हुआ। और ओरिजिनल की यार अच्छी बात ये है कि आपका है वो। अब जितना भी अच्छा हो जितना भी बुरा हो उसको आप तैयार कर सकते हैं, वो आपकी हांडी है, वो आपकी कढ़ाई आपकी है। अपनी आर्ट है बेसिकली। हाँ हमारे यहाँ ये है कि लोग ज़्यादा घुसते नहीं इस साइड के अंदर क्योंकि मुश्किल है। मतलब अपनी कहानी सोचना, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट डालना, रिजॉल्व डालना, कहते हैं यार आराम से गोरे की पकड़ो या ट्रांसलेट करो और ट्रांसलेट करके कर दो, विच इज़ फाइन, विच इज़ ग्रेट आई गेस। लेकिन ट्रांसलेशन में ना वो कभी आपको सोल नहीं मिलती। आप बातें वही कर रहे हैं जो मर्चेंट ऑफ वेनिस में होनी है, वो किसी और दौर में थी, आप किसी और दौर में हैं। तब और मसले थे अब और हाँ तो जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो बर्तौल खौफ, मसले। या एंतोनियो की चिश्नगी की रूबरू की बरहना को आना बाना ताना जान, और वो हाँ जलाल खौफ चश्मे नम को। अब आप ये नॉर्मल ऑडियंस को नहीं समझ आएगी कि यार ये एग्जैक्टली। क्या बातें कर रहे हैं। सो आप अडेप्ट भी नहीं करते। जिस तरह वो एक दो डायरेक्टर्स हैं यहाँ इंडिया के, वो भी उठाते हैं शेक्सपियर को मगर वो अडेप्ट करते हैं ना। वो कौन सा था वो ओमकारा और शाहिद, वो सारे इवन दे शेक्सपियर डिड के द novels। फिल्म्स लाइक हैदर है। देयर यू गो। तो अब उन क्या अडेप्टेशंस उन्होंने बनाई, कैसा उन्होंने बिठाया अपने माहौल के हिसाब से, दैट्स ग्रेट। तो बस एक यूएसपी बन गई जो पहले टारगेट नहीं था कि हम ओरिजिनल की तरफ काम कर रहे हैं। जब वो बनी तो हमने कहा यार दिस इज समथिंग, या इसको पकड़ के रखना चाहिए। एंड व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स फॉर थिएटर, व्हाट एल्स वी कैन लुक फॉरवर्ड टू? यार थिएटर में आई एम वर्किंग, देयर लॉट्स ऑफ एम्बिशियस प्लान्स जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं। वी वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग प्राइवेट थिएटर ऑडिटोरियम्स इन पाकिस्तान। वो शुरू कराची से होगा ये सारा सिलसिला। एंड वी वर्किंग ऑन building the world's largest theater in Karachi. It's going to be a 2,500 seater. It's going to be the The world's largest theater. इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर वेस्ट एंड में है। 2,497 सीट्स हैं, हमारी 3 एक्स्ट्रा हैं, 2,500 सीटें हमारी। और इवन दुबई में भी नहीं है कोई इतना। अरीना देखो, एक होता है थिएटर, एक होता है अरीना। अब अरीना में तो आपके 18, 20, 25 हज़ार की भी ऑडियंस वाले हैं, 50 हज़ार वाले भी अरीनास हैं। बट थिएटर स्पेसिफिकली फॉर ब्रॉडवे एंड वेस्ट एंड और ड्रामे के लिए वो सबसे बड़ी कैपेसिटी है 2,497 को उर्दू में क्या कहते हैं, 97। हाँ हाँ, तो हमारी 3 सीट्स उससे ज़्यादा है। एंड उसके साथ हम ना अब स्कूल पे फोकस कर रहे हैं कि एक्टिंग और फिल्म मेकिंग और डायरेक्शन का और थिएटर और फिल्म मेकिंग स्कूल आए पाकिस्तान में। बच्चे को डिग्री मिले, एक्टिंग में डिग्री मिले, राइटिंग में डिग्री मिले, डायरेक्शन में, साउंड में, आप मास्टर्स करें, आप पीएचडी करें। फिर पंजाबी फैमिली पूछे बेटे क्या करते हैं आप, कहे जी मैं पीएचडी हूँ। तो ना सीधे होके बैठ जाते हैं डॉक्टर तो बेटा हट जाता है जुमले से, कहते हैं डॉक्टर साहब।
डॉक्टर साहब कहाँ किस चीज़ में है आपकी वो? तो कहते हैं जी एक्टिंग। द मोमेंट आप ये करेंगे आप अक्रॉस द बोर्ड एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर इसका माइंडसेट चेंज करना शुरू कर देंगे, जिसकी ज़रूरत है पाकिस्तान को। Yeah. 25 करोड़ की आबादी, 117 120 पता नहीं कितनी स्क्रीन्स हैं। तो यार लानत नहीं है ऐसे, मतलब ये आप कितने फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं अपनी पब्लिक को। कुछ नहीं है यहाँ करने को सिवाय रोटी रोटी खा लें जाके बाहर से, बस और क्या है। दैट्स इट। सो आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू कि जैसे अभी आपने बात की कि हम चाह रहे हैं कि एजुकेशन को लेके आएँ, यू नो, इट्स परफॉर्मिंग आर्ट्स को कन्वर्ट करें प्रॉपर एजुकेशन डिग्रीज में, जैसे बाहर होता है यहाँ पे। अभी करंटली क्या इश्यूज हैं थिएटर इंडस्ट्री को, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू यू नो, अभी आफ्टर आई थिंक मुशर्रफ के टाइम के बाद से मैं देखूँ अगर PNC है इस्लामाबाद का थिएटर भी थोड़ा कम हुआ है कंपेयर टू कराची एज वेल। ओवरऑल क्या डिफ़िकल्टीज आ रही हैं? या डिफ़िकल्टीज़ आई मीन इस्लामाबाद मुझे बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि मैं इस्लामाबाद का बच्चा हूँ, मैं सारी ज़िंदगी यहाँ बड़ा हुआ और अब मैं यहाँ देखता हूँ कि मुझे एक्टर्स की ज़रूरत थी और सिंगर्स की और डांसर्स की, एक नहीं मिला। मैंने कहा कहाँ गए सारे यार, एक वो पागलपना कहाँ गया इस्लामाबाद का। और इस वक्त तक तो 100 डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स बन चुके होने चाहिए थे। हमने उस टाइम पे काम किया जब सपोर्ट थी, गवर्नमेंट की सपोर्ट थी और हॉल आपका सस्ता था और आप किराया दे सकते थे उसका और लोग देखना चाहते थे, लोग एंजॉय कर रहे थे। तो अब तो अनबिलीवेबल हो गया ना, अब तो इतनी गंदी पॉलिटिक्स आ गई है। आप PNCA जाएं इस्लामाबाद के तो वहाँ पता नहीं किसको बिठाया हुआ है उन्होंने, किस किस्म के लोग हैं, 18-18 लाख की तनख्वाह ले रहे हैं और वो नहीं चाहते कि आप थिएटर करें। मतलब वो इतनी आपसे गंदे तरीके से बात करेंगे, गटर वाली फीलिंग देंगे आपको, टोटल दे विल ट्रीट यू लाइक एन इंसेक्ट। एंड वो टोटल टट्टू हैं उसके गवर्नमेंट के। वो वहाँ से कोई कॉल आएगी तो उनको अकोमोडेट कर देंगे, कोई एम्बेसी की कॉल आती है तो उसको अकोमोडेट कर दे। PNCA कि तुम बाथरूम देखो जाके तो तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा जिस भी इदारे का बाथरूम इतना गंदा हो कि आपको पता नहीं है कि यार यहाँ मैं कहाँ जाऊँ, मैंने हाथ धोने, आपकी ऑडियंस तो वहीं आपको आइडिया हो जाता है कि यार बिल्डिंग बना के आपने क्या किया। ओके आपने फैसिलिटी को ज़ाया किया बेसिकली, ज़ाया कर दिया ना। वहाँ एक बच्चा अब जाता है थिएटर करने तो कहते हैं जी 1.5 घंटे का आपको 3 लाख रुपए जमा कराना पड़ेगा। नहीं दे सकते आप 3 लाख रुपए 1.5 घंटे 3 का। लाख तो वो कमाएगा भी हाँ नहीं। कमाएगा कैसे यार, इमेजिन करो ना। आपने अगर 1000 रुपये, आपने अगर 3000 की टिकट रखी है तो आप इनको 3 लाख दे देंगे। 3000 की टिकट आप कैसे रख सकते हैं? कौन आएगा देखने आपका शो? नया बच्चा होता है ना, उसकी एक एनर्जी कुछ और होती है। आई मीन जब मैंने थिएटर किया था तो मुझे पता है मैंने क्या क्या, कितना मुश्किल होता है आपको सर्वाइव करने के लिए। आप एक नोबडी हो चुके होते हैं, आप कभी फर्नीचर बेच रहे हैं तो कभी गाड़ी बेच रहे हैं तो कभी इससे लाख रुपए पकड़ रहे हैं तो 5-6 लाख रुपए फेवर्स मांग के गत्ते के सेट के ऊपर किस मुश्किल से हमने किया। तो उस वक्त सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी। कामरान लाशारी थे, उन्होंने बड़ी सपोर्ट की, CDA सपोर्ट करता था, हॉल का किराया माफ़ कर देते थे वो कि आप आएँ, मतलब बस ड्रामा अच्छा होना चाहिए, आप प्ले करें और आपने रुकना नहीं है। तो अनबिलीवेबल था ना, एक मतलब बिल्कुल ही नया नॉविस प्रोड्यूसर जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है थिएटर में, पहली दफ़ा घुस रहा है, वो भी 5-6 लाख रुपए निकाल के चला जाता था, प्रॉफिट बना देता था। तो वो क्यों ना आए दोबारा? वो कहता मैं अगले महीने तक दोबारा दें जी बुकिंग, मैंने 3 महीने बाद फिर आना है। तो यहाँ अब बहुत गंदी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। इट्स अनबिलीवेबल। नईम ताहिर के बाद जितने DG PNC आए हैं, मैं अब क्या बोलूँ, मतलब वो इतनी कोई सैड स्टेट है उनका। तो आप चूँकि ये लोग ना PTV के बाहर खड़े होते थे 1000-2000 अपनी सैलरी लेने के लिए, और ये बिल्कुल मीडियोकर एक्टर्स और मीडियोकर आर्टिस्ट और दैट इज़ इट। और इन्होंने कुछ किया नहीं ना, और इनको अब आपने बना दिया DG PNC, इनको आपने दे दी पावर अनबिलीवेबल, इनको अब आपने, तो एडमिनिस्ट्रेटर को ही एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। जब आप एक आर्टिस्ट को उठा के उधर बिठा देते तो बड़ा मुश्किल है कि वो सारी ज़िंदगी वो बुली हुआ होता है ना, 2000 रुपये सर पेमेंट कर दो, सर जी पेमेंट कर दो, सर जी पेमेंट। हाँ अब जब उसको जगह मिली तो उसने औकात से बाहर ही होना। फिर वो अपनी घर वालों के अलावा सबके काम करता है और मेक श्योर करता है अपना घर वो बर्बाद करे। सो दैट्स इट। तो जहाँ सेम इज विद कराची एज वेल एंड लाहौर एज वेल। देखिए कराची का सबसे बेहतर है, अगर कंपैरेटिवली मैं बात करूँगी। कराची एक तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, सेमी गवर्नमेंट है। इसकी आज़ादी फैसल तब होगी जब प्राइवेट थिएटर ऑडिटोरियम्स खुलेंगे पाकिस्तान, प्राइवेट नॉट गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट के साथ ना आप बहुत सारी चीज़ें लिंक्ड हैं आपकी, आपको हॉल आपकी मर्ज़ी से नहीं मिलेगा क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट थोड़ी करना चाहती है थिएटर। ये तो फैज़ अहमद फैज़ के बनाए हुए हैं सारे, जितने 90% थिएटर्स आप देखोगे पाकिस्तान में ऑडिटोरियम्स, तो फैज़ साहब को गवर्नमेंट ने कहा कि खुदा का वास्ता है हमारे खिलाफ नहीं बोलो, तुझे जो चाहिए भाई तू बता, ये तेरी पोजीशन है। तो फैज़ अहमद फैज़ ने सबसे पहले किया कि आर्ट्स काउंसिल्स क्रिएट किए पूरे पाकिस्तान में। तो इन्होंने तो बस उसी को अब दोबारा मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट करप्शन, गंदे लेवल पे करप्शन। जो डायरेक्टर जाता है वो म्यूज़ियम से 8-10 पेंटिंग्स ले जाता है 4-5 अरब रुपए की। हाँ मतलब मैं तो नाम भी लेने को तैयार हूँ। नहीं, आप ले नाम, इफ यू वांट टू टेक यू कैन। ये मेरा नहीं ख्याल, ये मेरा पहला और इसके बाद मेरा नहीं ख्याल मैं दोबारा थिएटर प्ले कर सकूंगा इन डिपार्टमेंट्स में। बट ये एक कैंसर है जिसका हल सिर्फ प्राइवेट ऑडिटोरियम्स है। ये एक इतना गंदा कैंसर है कि देखो ना, मतलब कोई है ही नहीं यहाँ। मुझे एक्टर चाहिए, मेरा प्ले आ रहा है अगले साल, बापनामा, बाप बेटे की कहानी है, बड़े मज़ेदार, मैंने यहाँ तैयार करना है, मुझे एक्टर नहीं मिल रहे उसके लिए। मुझे म्यूजिशियन चाहिए, मुझे म्यूजिशियन नहीं मिल रहे उसके लिए। आप जहाँ जा रहे हैं आपको हर जगह इतना ज़्यादा खौफ आ रहा है, इतने कंजर्वेटिव लोग हो गए हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं इस्लामाबाद में। आप अब बाहर नहीं निकल सकते यार, किसी आप अपनी बहन, अम्मा, गर्लफ्रेंड किसी को जाए ना आप बाहर, ना 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 ना, वो अपने काम वाम छोड़ के देखना शुरू कर देगा किधर कहाँ क्या। आप एंड कहेंगे यार अम्मा घर चलो यार, अम्मा 60-70 साल की अम्मा। तो हालात गंदे हो गए हैं यार, मतलब लोग के पास कुछ है नहीं देखने को, कुछ करने को नहीं, तो वो क्या करेंगे, गंद मचाएंगे। और ये यहाँ के हालात हैं। जो यहाँ से डीजी फायर होता है वो उसको लाहौर में लगा देते हैं, अलहमरा में बना देते हैं, चेयरमैन बना देते हैं। तो अनबिलीवेबल है। वो पीपल्स पार्टी पावर में आती है तो तौकीर नासिर आ जाता है, नून लीग पावर में आते हैं, जमाल शाह आ जाता है। जमाल शाह को जब निकाला DGPNCA तो फिर गवर्नमेंट आई और ख़ान की गवर्नमेंट गई, तो अब जमाल शाह को बना दिए कल्चर मिनिस्टर। अच्छा, तो आप कहाँ रोकेंगे, आप क्या करेंगे यार, मतलब अनबिलीवेबल ये लोग हैं, गंदी करप्शन है। तो ये जब तक ये हमारा कुछ लोकल गंद है जो सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स हैं। सिस्टमैटिक अदर देन दैट, अभी जो डिजिटलाइज हो रही है सारी परफॉर्मिंग आर्ट्स, एंड नाउ यू कैन सी लॉट ऑफ शोज एंड प्लेज ऑन नेटफ्लिक्स, अमेजोन एंड OTT प्लेटफॉर्म्स, हाउ यू सी कि वहाँ पर लाइव परफॉर्मिंग आर्ट्स की क्या स्पेस जनरेट हो सकती है, और किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है थिएटर को? यार देखिए, थिएटर की मार्केट मेरा तो ख्याल है कि हमेशा से रही और हमेशा से रहेगी। उसकी वजह ये है कि आपकी जितनी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग हो ना, हम लोग, और सड़क पे फड्डा हो रहा हो तो हम रोक देते हैं गाड़ी, यार पहली चपेट कौन मारेगा ये तो हमने देख के जाना, ये फड्डा हमने मिस नहीं किया। तो थिएटर एक लाइव शुगल मेला है वो। तो वो चाहे नेटफ्लिक्स आए या जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स आए, उसमें नुकसान सिनेमा को ज़्यादा है, थिएटर की बचत है। क्योंकि अब वो लाइव एक्सपीरियंस आपको मिल ही नहीं सकता कभी भी कैमरे के ऊपर। हाँ वो लार्जर देन लाइफ है, 50 आप सीन्स चेंज करें, कभी आप सुपरमार्केट में हैं तो कभी आप किसी महल के अंदर हैं, तो थिएटर में वो करना मुश्किल होता है। अंटिल अनलेस आपके पास ब्रॉडवे स्टाइल थिएटर आप कर रहे हैं या वेस्ट एंड कर रहे हैं, वो बहुत आगे निकल गए हैं उनकी। हम इधर ही फंसे हुए हैं 1 एक्ट प्लेस में। कॉमेडी कर लो 6 एक्टरों की, 7 एक्टरों की, खड़ा कर दो उनको, तो हम नहीं ग्रो कर पा रहे क्योंकि अगेन सब घूम फिर के वहीं आता है, जगह नहीं है हमारे पास। बट नहीं, थिएटर की मार्केट बहुत ज़्यादा है, थिएटर की अनटैप्ड मार्केट है यार, इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है कि आई मीन ये देखो ना, एक बच्चा 12-13 साल का ज़ीरो ट्रेनिंग के साथ, ज़ीरो क्वालिफिकेशन के साथ रूल कर रहा है थिएटर पाकिस्तान का। तो मतलब अगर ट्रेनिंग होती और क्वालिफिकेशंस होती और एरिया होता जहाँ सपोर्ट होती है और सपोर्ट होती और ग्रोथ होती, तो फिर कितने क्रिएट होते। एग्जैक्टली। अनबिलीवेबल, ये कितनी सैड बात है कि आप इस तरह की बात करें कि यार मोइन अख्तर के बाद कौन है, अनवर मकसूद के बाद कौन है राइटर, बताओ मुझे 3 राइटर्स का नाम लो जो तुम कहते हो हाँ ये जब लिखते हैं तो क्या ये प्ले लिखते हैं। आई कांट। देयर यू गो, ख़त्म कहानी ना। तो ही इज़ द लास्ट ऑफ हिज जनरेशन। और इवन इन म्यूजिक नाउ एज वेल। हाँ, और मतलब ये और यहाँ एक्टरों के मसले भी हैं ना, मतलब कि बच्चा ग्रो नहीं करना चाहता, बच्चा कहता है ओ आ गई मैनू एक्टिंग आ गई सर जी, कोई इशू ही नहीं है। तो जस्ट फॉर फन सेक, बेस्ट कौन तुम्हें लगता है तुम्हारे मुल्क का एक्टर, हीरो कि यार हमारे पास ये है? अगर लाइक एक्टिंग वाइज बात की जाए, आई मीन हीरो यार कि ये हमारा हीरो है। आई थिंक कॉम्बिनेशन वाइज तो फवाद खान, राइट? आई मीन अच्छा, नाउ फॉर फन सेक यू नो लेट्स जस्ट जूम आउट, तो फवाद खान को कंपेयर करो लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ।
हंसना नहीं है लेकिन नहीं मैं निकल गया। ठीक है, तो फ़र्क पड़ता है, इंस्टीट्यूशन से फ़र्क पड़ता है, स्किल सेट पे फ़र्क पड़ता है। आप देख के करके शीशे के सामने खड़े होके आप एक सीलिंग को नहीं क्रॉस कर सकेंगे, आप उस कुछ चीज़ों में फंस जाएंगे। और एक बच्चा जिसको आपने ये कह दिया कि शीशे के सामने खड़े होकर अपना कैरेक्टर बना लो, वो अनलर्न नहीं कर सकता ना। तो ये तो सिखा रहे हैं यहाँ जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, BNU उठा लो, NCA उठा लो जी मैं बैन होने लगा हूँ बड़ा बुरी तरह, पता नहीं मैंने कितने नाम ले लिए। तो तो इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए। मार्केट बहुत बड़ी है थिएटर की। लेकिन आई थिंक जैसे BNU भी करवा रहा है ना, आई थिंक इससे थोड़ी स्पेस जनरेट होगी, पढ़े लिखे लोग आएंगे इस चीज़ से अब। यार एक होता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और एक होता है कि आप यू शुड नो कि आप कर क्या रहे हैं। देखो कोई वजह है ना कि वो अभी तक PhD में लगे हुए हैं सारे अदाकार वहाँ, वो छोड़ देते, वो कहते नहीं है ठीक है हम भी ऐसे ही कर लेंगे, हम भी ऐसे ही परफॉर्म कर लेंगे। नहीं, क्यों तुम्हारी हंसी निकली उस बात पे? मैंने कहा जब कंपेयर को, हालांकि साडा फवाद ज़्यादा सोना भी ज़्यादा है, गुड लुकिंग, क्या बात है उसकी, ख़वातीन पागल हैं उसके पीछे, मतलब ये इंडिया चला गया, इंडिया जाके मूव्स कर। लेकिन जब तुमने कंपेयर किया, इट वाज अबाउट परफॉर्मेंस ना। अगर मैं उसका डिकैप्रियो का एक सीन रखूं, so I'll remember him just for that fucking one scene there for you my go, whole life. there you go। अब तो आप अब तो बहुत, द मोमेंट ये दो चीज़ें हो गई हमारे पास, अपने घर आ गए और डिग्री इंट्रोड्यूस हो गई पाकिस्तान में, बहुत फ़र्क पड़ेगा, मेजर फ़र्क पड़ेगा। इस वक्त आप देखें ना, कौन ये फिल्में क्यों आपकी पिट रही हैं, आपकी सारी फिल्में इतनी गंदी और बुरी क्यों हैं, आपको क्यों उल्टी आती है सिनेमा जाते हुए? यार अपनी नहीं देखनी फिल्म, किसी और की देख लेंगे, गोरे की फिल्म देख लेंगे, इंडियन देख लेंगे, अपनी नहीं देखनी। क्यों? क्योंकि वो बुरी क्राफ्ट हैं नहीं है, वो बहुत बुरी हैं। बुरी है। लेकिन आई थिंक रिसेंटली काम अच्छा भी हुआ है, जैसे मौला जट वाज अ गुड फिल्म। यार देखो मेरे आई मीन आप वही ना, मसला ये कि आपको 100 में से एक अच्छा बच्चा निकलता है, बट वो ग्रो नहीं कर पाता। कि वो ग्रो क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि आपने उसे बढ़ने नहीं देना। ओए ये तरक्की करे, मार दो मार दो मार दो, यहीं दफना दो, ख़त्म कर दो इसको, इसे नहीं बढ़ने देना। तो आपके पास कोई जगह नहीं है जहाँ एक बंदा छाए। और वो आप क्यों नहीं आ रहा सीक्वल उसका, क्यों नहीं पार्ट 2 बन रहा, क्यों नहीं 50 फिल्में निकाल रही वो कंपनी? बस तो ये है ना 100 सवाल है करने के। हालांकि मौला जट में माहिरा ने जो पंजाबी बोली, तौबा 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 तौबा, इतनी बुरी पंजाबी। मैंने वो फिल्म देखी लाहौर में, जब उसने वे मौलिया अल्लाह उसके तो और आपकी फिर भी हिट हुई, बिलाल से सब गए। बात नहीं हुई कभी इस बारे में? यार मतलब वो बेचारा है, बड़ा मासूम सा है। उसको मैं कभी भी देखो डायरेक्टर को ना, मैं चूँकि समझता हूँ इस दर्द को समझता हूँ। बिलाल वाज आल्सो प्रोड्यूसर। हाँ प्रोड्यूसर भी है, बट कभी भी डायरेक्टर मुझे कोई बुलाए ना कि यार हमारे प्रीमियर पे आ जाए या हमारे पहले शो पे आ जाए, मैं नहीं जाता, मैं देखता ही नहीं हूँ। क्योंकि और अगर मैं जाऊँ तो मैं खुश कहता हूँ कि मैं मुलाकात ना करूँ, क्योंकि फिर जो वो वाला सवाल होता है ना, कैसी लगी फिल्म, फिर रिया नहीं जानता। हाँ तो फिर मैं कहता हूँ यार क्यों पूछ रहा है यार, मतलब छोड़ ना, तूने मुझे बुलाया, मैंने देख लिया, अब घर जाने दे यार, अब जैसे भी लगे ठीक होगी, सही है। क्योंकि अभी हम बेबीज़ हैं ना, उस तरह से हमें तनकीद नहीं बर्दाश्त होती हमसे, बुरा नहीं कहना हमें, तारीफ़ करते रहो हमारी। सो वैसे इससे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी निकलता है, बिकॉज चांसेस आर बिलाल कास्टेड मायरा बिकॉज ऑफ दैट स्टार पावर एंड ऑल। आपने खुद भी प्रोड्यूस किए हैं बहुत ज़्यादा प्लेस अभी तक। सो ये एंड अगर आप किसी आर्टिस्ट से बात करें या किसी स्टार्टर से बात करें, दे विल ऑलवेज बी लाइक कि प्रोड्यूसर हमेशा एक्सप्लॉइट करता है अपने लोगों को या अपने क्रू को। ठीक है, ये बहुत एक कॉमन सी चीज़ मिलेगी, चाहे वो आप ड्रामों में बात कर ले, लोग हमैयों को भी यही बोलेंगे, फ़ाद को भी ये बोलेंगे, हम प्लेस की बात कर लें। उसके अलावा ओवरऑल अगर आप देखें जो पाकिस्तान इंडस्ट्री में भी सूरत हाल है, जब तक कोई खुद प्रोड्यूसर्स के जो जगह पर जाके नहीं देखता ना, उसको एहसास नहीं होता इस चीज़ का। आपने अभी तक क्या इससे सीखा है एंड व्हाट यू थिंक, लाइक सिस्टम ही इसका मेन कल्प्रेट है या ये ओवरऑल कल्चर है जो हमें शायद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? नहीं यार हमारे पास बहुत पोटेंशियल है, हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स हैं, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं। लेकिन जो फार्मूला पे बैठ गए ना ये चैनल्स, मैं चैनल्स को ब्लेम करूँगा। मतलब मैंने एक चैनल के ओनर नहीं CEO बैठा था, तो मैंने कहा तू क्या दिखा रहा है यार, तुझे शर्म नहीं आ रही? औरतों को तुम दीवार में मारते हो, चपेड़े उनके मुंह पे मारते हो, क्या दिखाते हो तुम, क्या कर रहे हो? उसका दावर बिकता ही है, खुदा की कसम। मतलब ये उसका जवाब था पॉइंट ब्लैंक। उसने कहा यार जब तक हम एक आधा चांटा नहीं मारते औरत को,
अपने ड्रामा सीरियल में, तो रेटिंग नहीं आती हमारी। एक सीरियल में हमने औरत को कहा कि वो लड़ पड़ी और उसने कहा मैं घर जा रही हूँ और मैं नहीं रहूँगी इस टॉक्सिक माहौल में, तो अगले हफ्ते रेटिंग गिर गई, उसके अगले हफ्ते और गिरी, स्पॉन्सर हमारे हटना शुरू हो गए। तो मतलब यार आप ऐसी गंदे माहौल में फंसे हुए हैं कि जो मेकर्स हैं, जिन्होंने इन सारे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स को जमा करना है, तो उन्होंने इतना मुश्किल कर दिया। फिर एक्टर्स जो हैं उनकी सिस्टम चेंज हो गया। मुझे एक लड़की को, मैंने, मेरी दोस्त है वो, नाम यार एक तो पहले पॉडकास्ट में पता नहीं क्या क्या गलती होती। एक वो मेरी दोस्त है, उसने कहा कि दावर मैंने थिएटर करना है, मुझे बहुत शौक है, स्टार है वो। तो मैंने कहा ज़रूर करें आप थिएटर। कहती है, तो मैंने कहा ये डेट्स हैं तो आ जाना ऑडिशन पे। एक्सक्यूज़ मी, मैं ऑडिशन पे? मैंने कहा हाँ क्यों? तो उसने कहा फलाने इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं मेरे। मैंने कहा अल्लाह करे आपके बिलियन फॉलोअर्स हों, मगर तो उसका ऑडिशन से क्या ताल्लुक़ है? तो इधर अभी थोड़े हैं मसले मसाइल। फिर वो रिहर्सल का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। पहले जब बड़े हो रहे थे उस वक्त जो ड्रामे बनते थे, धूप किनारे, आंगन टेढ़ा, अंकल उर्फी और वारिस और अल्फा ब्रावो चार्ली, उसमें रिहर्सल थी, मेहनत करते थे, एक्टर्स भी थे, और क्योंकि एवेन्यूज़ कम थे तो जो सबसे अच्छा प्ले होता था उसको चांस मिलता था, स्लॉट कंपटीशन मिलता था। था। अब तो अनबिलीवेबल हो चुके हैं ना, अब तो इट्स जस्ट वही डायरेक्टर्स उनको फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने वही बननी है फिल्में जिस तरह की हैं, मतलब। तो जैसे कि हमने देखा इन अपॉर्चुनिटीज़ ने काफ़ी नखरों को हवा दी है। इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि डिजिटलाइजेशन से क्या फ़ायदे हो रहे हैं, क्या नए एवेन्यूज़ खोले? लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कॉन्सेप्ट है लाइव परफॉर्मेंस का, लाइक इफ़ यू आर ऑन एन ओटीटी, यू आर वाचिंग नेटफ्लिक्स, बट जब भी आप शो देखेंगे वो लाइव हो रहा होगा, आइदर इट्स प्ले आइदर इट्स एन इम्प्रोव एज ऑल। तो इससे क्या एवेन्यूज़ खोल रहे हैं? व्हाट यू थिंक? व्हाट? या देखो लाइव की फील बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब लाइव में यू कांट कंपेयर दैट। हाँ, उसमें आप रिपीट नहीं कर सकते, आप उसको फिक्स नहीं कर सकते, रीटेक नहीं है, एक गो में आपने जाना है। अगर आप फारिग हैं तो वहीं आपको ऑडियंस बता देगी आप फारिग हैं। अगर आप अच्छे हैं, इफ़ यू डूइंग वेल, तो वहीं आपको ऑडियंस बता देगी। तो संडे को फीडबैक नहीं आएगा। लाइव की बेस्ट बात ये। और लाइव की बहुत बड़ी मार्केट है, आज भी बहुत बड़ी मार्केट है। देखो ना, हमारे पास कुछ नहीं है करने को इस वक्त। आप निकले बाहर तो कहाँ जाएंगे आप? कोयटा कैफ़े, वो बहुत अच्छा है, और उनकी ग्रीन टी भी बहुत अच्छी है। बट उसके अलावा क्या है आपके पास? मतलब आपके पास, आप खाना खा लेंगे, सिनेमा आप जाएं, सिनेमा में कोई मूवी नहीं लगी हुई, जो लगी हुई वो देख ही नहीं सकते। ईद पे आएंगी। हाँ, उन्होंने ईद पे आना, और वो किस तरह की होंगी हमें पता है ना। वो तो लड़का और एक प्यार हुआ लड़की और कुछ थोड़े शादी। मसले हुए और एंड में पता यार, मतलब उससे आप बाहर निकल नहीं रहे, क्योंकि यही लोग जो टीवी ड्रामे और सीरियल्स बना रहे हैं, ये वही फार्मूला फिल्म पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मसला ये कि नेटफ्लिक्स ने सबको अब चालाक कर दिया। पहले आवाम थोड़ी हल्का हाथ रखती थी सिनेमा वालों पे ना, कि कोई बात नहीं, बुराई नहीं करो, खैर है। अभी हम ग्रो कर रहे हैं और पब्लिक भी थक गई ना कि भाई बड़े हो जाओ। फोन की हाँ, मतलब कब बनेगी अच्छी मूवीज़? फिर मौला जट की तुमने बात की, तो मौला जट ने आई थिंक सारी फिल्मों को उड़ा के फेंक दिया ना। मतलब मौला जट ने वो मिथ ख़त्म कर दी कि आइटम नंबर चाहिए ही चाहिए एक मूवी में। हाँ, गाने चाहिए ही चाहिए, स्किन शो करनी है। तो वो चीज़ें ख़त्म की उसने कि नहीं यार, आप कहानी बनाएं, शादी होनी। हाँ। और अगर तुम मौला जट को गौर करो उस पर, तो कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी कहानी नहीं है उसमें, मतलब कंप्लीट है, ये कहानी पूरी है। पहली दफ़ा शुक्र है। हमारी तो फिल्म देखे ना आप, तो टूटा हुआ लूला लंगड़ा पजल नहीं होता, आप कहते यार ना कोई सर था ना कोई पैर था, चलो ठीक है ट्राई करें। तो मौला जट कंप्लीट थी, सर पैर था उसका। लेकिन अगर ये आप एक्सपेक्ट करें कि यार क्या नॉवल बना दिया, हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं था उसके अंदर। तो आप तो यहाँ आप अंदाज़ा करो कि कितनी बड़ी मार्केट आपकी खुल सकती है जब आप वाकई अच्छी फिल्में बनाना शुरू हो जाएंगे। और उससे बड़े लोगों का नुकसान हुआ है, मेरे दोस्तों का बड़ा नुकसान हुआ है। हाँ, एंज में मसाला पाना है तो एंज में आइटम नंबर डालना है, तो इसको लाओ तो उसको कहो जी स्लीवलेस पहने, उसको कहो ब्लाउज नीचे करे थोड़ा सा, बस फिल्म हमारी हिट है। मतलब फॉर्मूला के ऊपर उसमें चलना है। तो मौला जट ने उन सबको काफ़ी हिला के रखा। तो वेल डन टू फवाद एंड वेल डन टू मायरा एंड वेल डन टू बिलाल, मतलब छा गए। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द आर्ट्स, जैसे आपने अभी बात की मसूद साहब की, सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम सो फार, एंड आल्सो व्हाट यू लर्न फ्रॉम हिम, एंड व्हाट एल्स वी like the new age artists can learn from him? Yeah, everything. I mean, he's a legend. Everything he told us, and जो एक चीज़ मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि जो शुरू में मुझे नहीं समझ आई, तो होता ये था कि अनवर साहब
एक स्क्रिप्ट लिखते थे तो हम जब मैं उसको डायरेक्ट कर रहा होता था तो आप यंग होते हैं, आप एनर्जेटिक होते हैं कि यार इसकी जगह ये बोल दो, तो लाफ्टर बड़ा हो जाता था, यू नो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता था। एंड तो अनवर साहब से एक चीज़ जो मैंने सीखी वो ये कि कभी भी पर्सनल अटैक नहीं करना, हंसाने के लिए ना, गंदा होने की ज़रूरत नहीं। मतलब कॉमेडी करने के लिए वल्गर साइड पे जाना, फिर वो कॉमेडी नहीं रहती, फिर वो आप कहीं और निकल गए। मतलब आर्ट और स्किल ये है क्रिएटिविटी में कि यू नो आप सबको जहन में रखें अक्रॉस द बोर्ड और फिर आप उसको लेके चलें। तो जहाँ देखो ना आप किसी के काम पे उड़ा के फेंक दें उनको, ना कि उसकी पर्सनल लाइफ पे या उसकी सेक्सुअलिटी पे या पत्थर की आंख है या थोड़ा सिसी है, तो मतलब ये गलत बात है। मतलब आप किसी की काम, तो वो मुझे शुरू में नहीं समझ आई जब वो कहते थे कि तुमने ये लाइन चेंज कर दी। मैंने कहा अनवर साहब इतना बड़ा लाफ्टर आया यार, क्या बात कर रहे हैं आप, देखे ना ऑडियंस इतनी खुश है। कह रहे बेटा तुम शलवार उतार दो, एक्टर वो खड़ा हो जाए नंगा, वो ऑडियंस और खुश हो जाएगी। कह रहे ये नहीं करना होता। ये कहते मैं जब मेरा जो पीक था वो ज़ियाउल हक के दौर में था, तुम्हें लगता है मैं उनकी पत्थर की आंख पे और शुरू हो जाता तो मैं ऐसे की तैसे ही फेर देता, मैं क्या क्या करता, पर्सनल हो जाता। कहते लेकिन फ़ायदा नहीं है ना उसका, कि काम पे जो जो कहना है कहो, मतलब जितना आना चाहते हो, बट जब आप किसी की ज़ात पे अटैक करते हैं तो फिर वो ह्यूमर नहीं रहता। तो ये सीखा मैंने, ये एक मुझे लाइफ लॉन्ग लेसन मिला कि जब आप पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं तो आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है बहुत सारी। तो आपकी अम्मी साथ बैठी हैं, आपकी बेगम साथ बैठी और आप शर्मिंदा हो जाएं कि यार ये मैं कहाँ आ गया हूँ, गलती कर ली, ये गलती कर दी। हाँ, तो वो प्रॉब्लम है, वो आपको नहीं करनी चाहिए। ये एक मेजर उनसे सीखने को मिला। फिर शरारती वो इतने, कभी भी कहीं भी कुछ भी वो कह देते थे। मतलब ये समझा कि अच्छा जी, सबसे ज़्यादा खौफनाक माहौल में जोक फेंक देते थे जब आपको लगता था कि अब तो मार पड़ेगी। मुझे याद है नया नया हम लोग कह रहे थे 14 अगस्त, सोल्ड आउट हो गया, एक्स्ट्रा लोग आ गए, ज़्यादा टिकट्स बिक गई, गालियाँ पड़ रही हैं, ओ माय गॉड फ्रॉड, ये फलाना ढिमकाना, ख़त्म करो, बंद करो। तो मैं अनवर साहब के पास गया पीछे, मैंने कहा अनवर साहब आप, मैं तो नया नया आया हूँ कराची, मैं नहीं जानता है कोई, मुझे मार देंगे, आप ये माइक लें, आप माफ़ी मांगे जाके स्टेज पे, मेरे लिए भी मांग लेना माफ़ी। तो अनवर साहब गए स्टेज पे, वो भी घबराए हुए, कह रहे कि जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, आप लोग कल आएँ, आपको एक्स्ट्रा टिकट्स भी मिलेंगी, फलाना ढिमकाना, आपको पैसे भी वापस मिलेंगे, ये जी बच्चों से गलती हो गई, टिकट्स एक्स्ट्रा बिक गई। तो वहाँ एक सुप्रीम कोर्ट के ना जस्टिस, इतनी उनकी दाढ़ी, रिटायर्ड, और गुस्से में खड़े हो गए ऑडियंस में, हाउ डेयर यू, आपने हमारा टाइम जो वेस्ट किया है, हम चाहते हैं हम कल आए, हम कल। साहब ने कहा नहीं नहीं नहीं, आपको मैं नहीं कह रहा, आप आज ही देखें, आप कल आ सके ना आ सके, मैं कोई गारंटी आपकी नहीं ले सकता। आप मैं कह रहा साहब माफ़ी मांगनी थी कि आप तो ये कहाँ लेंगे आप, तो वो तो मोस्ट सबसे ज़्यादा टेंशन के माहौल में ऐसी वो जुगत लगाते थे, ऐसी वो बात करते थे। सो वो मैंने देखा। कराची और लाहौर का क्या मैंने गैप देखा, अलग मतलब ऑडियंसेस का डिफरेंस मैंने फ़ील किया। दुनियाएं दो अलग है ना, बिल्कुल अलग माइंडसेट इनके, अलग सोच इनकी। और तासुब ये वर्ड सुना था सिर्फ, तो इसका मतलब मैंने फ़ील किया। इस्लामाबाद से मैं आया हुआ था तो मुझे तो दोनों ने वेलकम किया, तो कराची ने भी बहुत वेलकम किया, लाहौर में आपस में इनके पता नहीं क्या एक जंग है कि ऐसे ये जंग अच्छी है बुरी है? यार मैं तो सिर्फ इंजॉय करता हूँ। अच्छा। मतलब मुझे तो सिर्फ ये होता है कि कहाँ जा रही है और क्या मटरवे आ गए ने, और वो कहते हैं ये जी पंजाबी खा गए हैं सब, और सब कुछ देखो इन ले गए हैं हमसे, बट क्या लड़ाई है इनकी, अनबिलीवेबल। अब अच्छी है बुरी ये मुझे नहीं पता, मुझे ये ज़रूर पता है कि मैं लास्ट ईयर, आई थिंक लास्ट कब जीता है लाहौर PSL, आई थिंक लास्ट ईयर जीता है, उससे 1 साल पहले। तो मैं कराची से पहुंचा लाहौर में, तो जो गाड़ी में मैं बैठा तो ड्राइवर कहता है, उसको लगा मैं कराची का हूँ, बहुत अफसोस हुआ है सर, ऐसी कोई कुत्तेली हुई है आप लोगों के साथ जिसका हाथ सामने। तो मैंने कहा क्यों यार, एक मैच आप लोग नहीं जीत सके हैं, वो वसीम अकरम भी आप लोगों के साथ है फिर भी नहीं हुआ, 10 के 10 चपेड़े हैं यार आप लोगों के, तो मुंह पे हमने जूतियां मारी हैं, सब ने जूती मारी आप। अब मैंने कहा यार ये गुस्से में लग रहा है मुझे बंदा।
तो कहता है फिर वो एयर वाई वो मालकान भी आप लोगों के साथ हैं, वो भी साथ, फिर भी आपकी जितनी जूती है लानत, पता है लानत को आप हटा नहीं सकते, लानत जब पढ़नी हो तो पढ़ते। मैंने कहा भाई मैं हूँ नहीं कराची से। ओ भाई सॉरी सॉरी, कहाँ के हैं? मैं कहा जी मैं इस्लामाबाद। अच्छा आपको सेमीफाइनल में हराया, अभी बड़ी बुरी तरह हराया आपको। तो मैंने कहा ठीक है, अब मुझे नहीं समझ ये क्या हो रहा है ना। मैं होटल गया, उसने चेक इन करना था कि जी स्मोकिंग नो स्मोकिंग। मैंने कहा जी यहाँ करते। तो कैसे रही सर आपकी फ़्लाइट? ठीक ठाक, खुश हैं आप? मैं कहा जी जी सर, आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। मैंने कहा क्या हुआ? कि सर बहुत बुरा हुआ है आप लोगों के साथ सर इस साल। मैं कहा मैं इस्लामाबाद से हूँ। अच्छा 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 अच्छा। तो मैं कहा ये है हो क्या रहा है? इतनी खुशियाँ कहते सर 7 साल में पहली दफ़ा जीते हैं, अब हम सेलिब्रेट भी ना करें, हम इंजॉय तो करने दें आप। तो वहाँ आप फील करते हैं एक वो Which is I think in a way is a good thing. It's healthy competition है। अगर आपकी लीग्स में ही इतना लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, it's a good for game. इट इज़ वो कहते हैं उनकी निहारी अच्छी है, वो कहते हैं उनकी बिरयानी अच्छी है। वो कहते आलू ना पाओ, वो कहते आलू नहीं पाने। वो सो कहते मटन ये पाने। मैंने फील किया। एंड अनवर मकसूद यार इज़ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन। मतलब जितना मैंने वहाँ सीखा, जो 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 मेरी ग्रूमिंग हुई वो अनबिलीवेबल थी। और फिर पंजाबी ह्यूमर मैंने अवॉइड किया, पंजाबी जोक्स नहीं चलते कराची में ना। जी जी। हम जो कहते हैं उसको चुस्सें बोलते हैं, चुस मारी। हम तो किसी भी बात पे हंस जाते हैं, कुड़ली की हंस पड़े, एहो जे मुँह की में बंदा है हंस पड़े, जुगत लगाई हंस पड़े। तो कराची तो बिल्कुल अलग सोफिस्टिकेटेड, तहजीब तमीज़ तमद्दुन कैंची कहकहे। तो मैं नया नया गया और मेरी मीटिंग थी वहाँ एक। तो वो आई बंदी मुझसे मिलने, उसने कहा जी दावर। मैंने कहा जी जी। कहती मरियम बंदूक वाला। मैंने कहा हेलो मरियम, दावर बंदूक के बगैर। मुझे भी था कि यही रिएक्शन मिलेगा, हंस पड़ेगी। यार उसने ना मुझे ऊपर से नीचे तक देखा है कि कौन जाहिल, इलिटरेट, अनसोफिस्टिकेट। आप ना आप नर्वस भी हो जाते हैं, जो जोक आपका ना चले तो आप थोड़े ना अनईजी भी होना शुरू हो जाते हैं, यार ये क्या हुआ है। जी जी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आना शुरू हुई कि क्या है वहाँ डायनेमिक। कभी कभी तो अलग शहर लगता है, अलग मुल्क लगता है बिल्कुल। So for a young artist, for a young person who want to do live performances and want to go to into theater and all, what are your tips and what are your guidelines after all that experience so far? CSS कर लो, हाँ। डिग्री ले, कोई कारोबार किसी धंधे में पढ़ो यार, किन कामों में लगे। नहीं यार मैं देखो जितने भी यंग लोग हैं उनके लिए मैं दिल से फील करता हूँ कि एवेन्यूज़ ज़्यादा होने चाहिए। और इसमें गवर्नमेंट पे आपने रिलाई नहीं करना, बच्चों को मैं बता रहा हूँ। लोगों पे आपने रिलाई नहीं करना, आपने प्रोड्यूसरों पे रिलाई नहीं करना, आपने स्पॉन्सरों पे रिलाई नहीं करना, आपने डिपेंडेंट नहीं होना किसी पे। अब आपने जब ड्रामा बनाना है, थिएटर बनाना है, फिल्म बनाना है, तो आपने बनानी है बस बस उसके लिए आप पावें आपको गाड़ी बेचनी पड़े, वहाँ में जेल जाना पड़े, डिपेंड नहीं करना किसी पे। पाकिस्तान में रहते हुए अभी जो हालात है उस हिसाब से मैं आपको यही टिप दे सकता हूँ कि जब आपने डिसाइड कर लिया कि जी ये मैंने बनानी है चीज़ और ये मैं करने लगा हूँ, तो द मोमेंट आप लोगों पे डिपेंड करना शुरू कर देंगे कि यार वो पैसे दे देगा तो वो स्पॉन्सर दे देगा तो गवर्नमेंट इजाज़त दे देगी तो वहाँ से वो मिल जाएगा तो वो फंडिंग मिल जाएगी, तो कभी भी नहीं बनेगा आपका प्रोजेक्ट। आप 2023 में सोचना शुरू करेंगे, आप 2035 में खड़े होंगे कि यार हाँ बस बस ये मिल गई इजाज़त तो मैं कर लूँगी, कभी भी नहीं होगा। तो उनके लिए यही कहता हूँ कि यार एक सामने ट्यूबवेल है, आपको नहीं पता अब आपकी खुदकुशी हो जा रही है या आप नीचे पानी पर छलांग लगा दें आप। अगर आप इसमें वाकई करना चाहते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर तो आप अपने आप को ग्रूम करें, ग्रूमिंग कभी ना भूलें। आप जितने भी अच्छे एक्टर हैं, आपके दांत गंदे हैं तो आपको नहीं मिलेगा कैरेक्टर। मतलब आप जितने भी अच्छे अदाकार हैं और आपको यार क्यों फ़कीर ही आपने क्यों प्ले करना है भाई, आपने आपने भिखारी क्यों बनना है और आपने चोर ही क्यों बनना है? आप कर्नल क्यों नहीं बन सकते, या आप भुट्टो का कैरेक्टर क्यों नहीं प्ले कर सकते, या मोहम्मद अली जिन्ना का कैरेक्टर क्यों नहीं प्ले कर सकते? क्यों? क्योंकि आपकी अंग्रेज़ी कमज़ोर है। तो वो ठीक हो जाती है यार, वो ऐसी चीज़ है जो आप ग्रूम करके उसको फिक्स कर सकते हैं। लेकिन जब आपने ये फैसला कर लिया कि यार इन पीले दांतों के साथ, इन काले नीले दांतों के साथ ना मैंने अपने काम करना है अपनी लुक पे। So एक नॉर्मल ऑडियंस या नॉर्मल लोग वो क्या कर सकते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए ऑडियंस को?
यार आई मीन नॉर्मल से आपकी मुराद है कि मेरे जैसे व्यूअर्स, एनीवन हु एडमायर आर्ट्स, नहीं नहीं, एनीवन तुम नॉर्मल तो नहीं हो यार, तुम तो मतलब प्रॉपर आर्टिस्ट हो, ज़ौक़ रखता हूँ। ज़ौक ज़ौक रखते हो, और तुमने थिएटर भी किया है और पॉडकास्ट भी करो। ये आसान थोड़ी, किसी किसी और का को सुनना घंटा डेढ़, उसका दिमाग समझना कि क्या क्या वो बोल रहा है क्या नहीं वो बोल रहा। तो यार देखो, इसको इसको सपोर्ट पता है कभी किस किस चीज़ को मैं ये बैठा हुआ था ना, सारे बड़े बड़े, मुझे तो अब बुलाते भी नहीं इन कन्वेंशंस में ना, जिसमें थिएटर की कोई टॉक हो या कोई उस तरह से, मुझे नहीं बुलाते। क्यों? ये मुझसे घबराना शुरू हो गए ना सारे, मैं बदतमीज़ हूँ बहुत। तो मुझे बुलाया तो सारे बड़े बड़े टाइकून्स बैठे हुए और उनके जी गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट करती, एड नहीं मिल रही, एड नहीं मिल रही, एड नहीं मिल रही। मैंने कहा यार एड वहाँ मिलती है जहाँ आपको बीमारी हो ऐसी जिसका जो लाइलाज हो, जहाँ लोग मर रहे हो वहाँ आपको एड मिलती है। मैंने कहा आप ड्रामे ऐसे बनाए ना जो बिके। आपका थिएटर बिकता नहीं है, आपकी टिकट नहीं बिकती, तो आप एड पे चीख रहे हैं। मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि जब मेरा प्ले अच्छा है तो वहाँ आ रही है ना। अनवर मकसूद के प्ले में कोई एड नहीं मिली मुझे, मतलब उन्होंने जब लिखा मेरे लिए तो वो स्क्रिप्ट थी ऐसी, उसका लेवल कुछ और था, उसमें एक्टर्स अच्छे मिल गए, मैं जवान था, मैंने लगाया जोर उन एक्टरों के ऊपर, उन्होंने की चीज़ तैयार, आउटस्टैंडिंग वो स्क्रिप्ट्स थे। और वो 100 दिन चले कराची में, वो एक एक महीना चले इस्लामाबाद में जहाँ बुरा समझा जाता था। वो टिकट खरीद के आए हो थिएटर की, ओए यार हम मुफ्त में पास तुम्हें दिलवाएंगे। फ्री पास का कल्चर बहुत इस्लामाबाद में था, वो भी टूट गया, वो भी ख़त्म हो गया, लाहौर इसके अंदर जुड़ गया। तो वो एक अच्छी स्क्रिप्ट थी ना। तो अब आप जो उसकी बात करते हैं कि जी एड मिले और गवर्नमेंट सपोर्ट की, वो काहे को सपोर्ट करेगी यार, पानी पीने के पैसे नहीं है उनके पास, खाना खाने के उनके पास पैसे नहीं है, बुरे उनके हाल हुए हुए हैं, इंटेलेक्ट ज़ीरो है, मतलब तो उनको और चीज़ों में आप वो करें, गवर्नमेंट पे आप डिपेंड करेंगे और पब्लिक पे आप डिपेंड, और आप स्पॉन्सर्स पे आप डिपेंड करेंगे और एक्सटीरियर फोर्सेस पे आप डिपेंड करेंगे, तो ये चीज़ नहीं चलेगी। अपने काम को अच्छा करें, आपकी प्रोडक्ट इतनी होनी चाहिए कि बस पब्लिक टूटे उसके ऊपर, अगर चीज़ अच्छी तो लोग आएंगे। दैट्स इट, इफ दे आर नॉट लाफिंग इट्स नॉट फनी, मतलब दैट्स इट। हमारा मसले ना, जब पिट जाते हैं तो कहते हैं नहीं आवाम ही बुरी थी, हमने तो बिल्कुल ठीक बनाया, शो अच्छा था या इस्लामाबाद की ऑडियंस हाँ। बहुत ठंडी है। मैं जितने बेचारे थोड़े से आर्टिस्ट जिसको थोड़ा सा भी काम आ गया है, वो इतना पागल हो चुका है, इतना पागल हो चुका है क्योंकि उसको कोई सपोर्ट करता नहीं। थोड़ी देर बाद वो चिल्लाते चिल्लाते हुए बावले कुत्ते नहीं होते गली के, मैं फिर मैंने और वो यूँ गया, फिर मैं यार कोई नहीं सुन रहा तुझे, तू अकेला है। और इस जंप को कैसे देखते हैं आप? बिकॉज अभी क्योंकि सोशल मीडिया के अच्छे मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मैंने सीधा ड्रामे में काम किया है, मैंने 2 ड्रामे कर लिए हैं, तो वो जो पहले एक सॉर्ट ऑफ एक प्रोसेस है कि आप थिएटर करते हो, आप सीखते हो, क्राफ्ट पे काम करते हो, देन यू डू ड्रामाज एंड फिल्म्स, और आपकी फिर एक प्रेजेंस होती है स्क्रीन पे। उस जंप को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं आई देखो, आपकी कॉलिंग अगर आपको जल्दी मिल जाए, आपको जल्दी आइडिया हो जाए कि आप क्या करना चाहते हैं, चाहे वो राइटिंग है, चाहे वो ड्रामा है, चाहे वो थिएटर है, तो आप चलाएं, छलांग मार दें उसके अंदर, क्योंकि इंस्टीट्यूशन तो है नहीं ना यहाँ, तो वो कोई प्रोसेस नहीं है। कौन बताएगा कि ठीक प्रोसेस क्या है और कौन बताएगा कि गलत प्रोसेस क्या है? मतलब मैं जब 13 साल का था, पहले कमर्शियल प्ले में मैंने कहा भाई मैंने प्ले बनाना है, तो प्रोड्यूसर तो हंस के आगे से निकल गया। फिर डायरेक्टर आया, मैं कहा मैंने प्ले बनाना है, डायरेक्टर ने पूरा वो डायरेक्शन वाला, हाँ देखो बारी बारी छोटा स्टेप लेके 10 साल तुम एज एन एक्टर काम करो। फिर वो मेरे पास नहीं थे 10 साल, मैं घुस गया उसके अंदर प्ले बनाने के। सो आप तो इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे हैं नहीं कि यार पहला स्टेप ये है, उसके बाद आप यहाँ जाएँ और उसके बाद आप यहाँ जाएँ, या तो आप पढ़ लें इसको या तो आप समझ जाएंगे गेम क्या है। जब गेम नहीं है, आपने छलांग ही मारनी है, तो फिर ज़रा दिल से छलांग मारें। दोनों तरीके ठीक हैं। अब टैरेंटिनो को आप देखें ना, क्या पढ़ा हुआ है वो, कोई पेपर वेपर कुछ नहीं आता उसे, लेकिन क्या वो सिनेमा बनाता है, वो दिल से काम करता है। तो आप पढ़े हुए भी नहीं हैं, आपका दिल भी नहीं है काम में, टोटल रीज़न आपका बच्ची फंस जाए या पैसा बन जाए, तो वो उस पर आप नहीं क्रिएटिव हो पाएंगे। मतलब एक पॉइंट पे आके फारे हैं आप। सो इन पर्सनल लाइफ, बिकॉज आप काफ़ी फिल्मी हैं ऑब्वियसली, बिकॉज आप performing arts में and all, what's your favorite character and maybe some play or some like scenes you want to create or recreate in your life? यार आई मीन अब कैरेक्टर तो जस्ट सो मैनी, आई डोंट नो, मगर एक्टर्स भी बहुत सारे हैं। मुझे एल पचिनो बहुत पसंद है, मुझे डैनियल डे लुइस का काम बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा।
ख़वातीन में मेरिल स्ट्रीप क्या एक्टिंग करती है यार, देखो ना, मतलब ये सारे 2-2 दफ़ा ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुए, एक दफ़ा जीते, वो 18 दफ़ा ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई। कौन सी फिल्म आप उसकी उठाएंगे, क्या उसकी डेप्थ है, ऐसा वो बदलती है अपना कैरेक्टर, चाहे आप उसका मामा मियाँ उठाएं या कुछ उठाएं। बाकी लोकल में अगर आप देखते हो, लोकल मैंने अभी रिसेंट कोई बच्चों का काम किसी का देखा नहीं कि क्या कर रहे हैं, टेलीविज़न तो उल्टी आती है मुझे देखते हुए। उसमें मुझे कुछ एक्टर जो पुराने हैं उसका मैं आपको बता सकता हूँ। लोकल में साजिद हसन, आई थिंक फिनोमिनल एक्टर, धूप किनारे में होते थे और अभी सिलेक्टिव काम करते हैं। बुशरा अंसारी, आई थिंक फिनोमिनल, शी इज़ ब्रिलियंट। बाकी उसके अलावा स्किल वाइज और टैलेंट वाइज थोड़ी सी कमी है। Yeah. ये चाहे हो तो बेशक इसको काट देना इस बात को कि ये सुनना नहीं चाहते ये लोग, बट यू नो we're okay, we're very mediocre, you know, in terms of our skill level, और हम खुश हैं उसके अंदर क्योंकि बिल पे हो रहा है, हमने छोड़ दिया है क्रिएटिव होना, हमने अब घर बनाना है। और घर बनाने का एक तरीका है कि आप टेलीविज़न में चले जाएं और वही करें जो फार्मूला है, उसी के अंदर उसी सिस्टम का आप हिस्सा बने। और मैंने बड़े बड़े एक्टर देखे हैं जो मतलब सारी ज़िंदगी गालियाँ देते रहे और अब वो आ गए हैं इसके अंदर। मैं कहता तू क्यों करता है, तू सारी ज़िंदगी बोलता था कि तू नहीं करेगा ये। कहते यार क्या करूँ, घर भी तो चलाना है। तो वो जब जुमला आता है, तो जब आपका वो पॉइंट आ जाए ना कि आप क्रिएटिव इसलिए हो रहे हैं कि आपने घर चलाना है, तो उससे बेहतर मौत है यार। मतलब उससे बेहतर है कि आप मर जाएं आप फ़ौरन। इस पॉडकास्ट के दौरान अगर आप सुन रहे हैं मुझे, तो मर जाएं आप यार। अगर आपका एक चीज़ आपने दिल से शुरू की थी और अब आप मजबूरी बन गई है आपकी, अब आप उसको निभा रहे हैं बस कि बिल दे दूंगा मैं महीने के एंड में, उसमें कुछ वो रहा नहीं है, तो क्या फ़ायदा ऐसे काम का है। शेम ऑन यू। Yeah. So आप any ईंटें लगाएं, आप वही character करें। that you want to play in your life and you want to recreate or play with that? सो मैनी यार, आई मीन मतलब मैं तो खुद तो नहीं, बट एज 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 स्टेज डायरेक्टर मुझसे पूछो तो मैं लायन किंग बनाना चाहता हूँ, मुझे बहुत शौक़ है बनाने का, बचपन का एक मेरा ख्वाब है। माय फेयर लेडी एक प्ले है जिसको मैं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान एक पॉइंट पे आए कि हम compete करें पूरी दुनिया में, और उनकी लायन किंग स्टोरी है, हम एक मारखोर स्टोरी बनाएं, खूबसूरत हो, इमोशंस हो उसमें, और म्यूज़िकल हो, और हम जाएं हर जगह। क्यों हम उन्हीं की स्क्रिप्ट्स को ट्रांसलेट करके और अडेप्ट करके, हमारी स्क्रिप्ट्स ट्रांसलेट होनी चाहिए और अडेप्ट होनी चाहिए पूरी दुनिया में। सोचो ना, आप चाइना गए, चाइनीज़ अदाकार, चाइनीज़ डायरेक्टर, चाइनीज़ ज़बान, मगर स्टोरी पाकिस्तानी, कैरेक्टर्स पाकिस्तानी, वही सास बहू, उनके लिए नई चीज़ होगी। वो कहेंगे यार ये कहाँ, ये किसी और ही जोन में हमें ले गए, तो हम वहाँ नहीं जा रहे, हम फंस गए हैं कि बबल के अंदर। सो बस ये है मेरा कि एक लेगेसी ऐसी हो कि ये डिपेंडेंसी बच्चे की ख़त्म हो। यू नो, आपका बस दिल होना चाहिए कि यार मैंने करना है, और आपको कहीं इधर उधर ना जाना पड़े, मुल्क से बाहर ना जाना पड़े, यहाँ सब कुछ हो। दैट्स ऑल आई वांट टू डू यार। Yeah. And what are the future projects that we can look forward from Copycats? Any other plays and some other projects like जो आपने पहले नहीं किए हुए हैं? यार एक तो ये हमने नई प्रॉपर्टी एक्सप्लोर की है, वन मैन शो वाली। सो इसमें हम बहुत सारे लोगों को अब इंगेज करने लगे हैं। सो आई मीन डिस्कशंस विद लॉट ऑफ फ्रेंड्स, वजाहत रऊफ, मुस्तफ़ा चौधरी, और अगले साल आप देखेंगे बहुत सारे टूर्स और वन मैन शोज़ आ रहे होंगे इनके। थिएटर में मेरे को 3 प्लेज आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर। एक बापनामा, दूसरा मैं कहीं कर रहा हूँ हसीना मोइन का, और तीसरा सियाचिन मैंने किया था 2016 में, तो उसका पार्ट 2 बन रहा है, उसका सीक्वल, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। सो दैट्स सो प्रीटी मच पैक्ड फॉर 2024-25। Nice. And this show is gonna be very much in all these big 3 cities, right? इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, एंड अगर चांस मिला तो मैं चाहूँगा कि पेशावर भी जाएं, तुम्हारे घर भी जाएं, फैसलाबाद, मुल्तान परफॉर्म करें, कोयटा परफॉर्म करें। बट जब आप म्यूज़िकल या थोड़ा उसको कर लेते तो वहाँ अगेन ऑडिटोरियम्स की एक लिमिटेशन है कैपेसिटी में, तो आधी चीज़ दिखाने से बेहतर है कि और व्यूअर्स के लिए कोई पैकेज डील है कि वो तीनों प्लेस की टिकट्स लेना चाहे तो? यार वो होनी चाहिए। ये तुमने अच्छा आइडिया दिया, मुझे मेंबरशिप खोल देनी चाहिए अब कॉपी कैट्स के लिए। बट देखिए अब ये कौन सा टाइम आता है, कब आता है, कोई प्ले का किसी एक एरिया में हो रहा होगा, कोई प्ले किसी और एरिया में होगा। आज रुपया किस अमाउंट का है, कल किस अमाउंट का होगा, डॉलर्स कितने? आपने मेंबरशिप ले ली, बाद में मैं गरीब हो गया दोबारा, मैंने कहा ये क्या हुआ। एतबार नहीं खाना। एतबार नहीं खाना।
For the viewers, give us information about No Offense. What are the, from where I can buy the tickets? What are the timings, the location, and the Okay. shows? Okay, no offense, no offense, no offense. One man show, one man show, one man show. Stand up comedy, stand up comedy, stand up comedy. झुकते हैं, झुकते हैं, झुकते हैं. 1500 की टिकट, 1500 की टिकट, 1500 की टिकट. 14 दिसंबर से 24 दिसंबर तक गंधारा सिटीजन्स क्लब में. टिकट्स अवेलेबल हैं चाय खाना, सुपरमार्केट, चाय खाना F11. आप बुक मी पे जाके टिकट्स ले सकते हैं. नो ऑफेंस मतलब नाराज़ नहीं होना, हंसने के लिए आए. इट्स जस्ट जोक्स, मजाक है, मजाक. Well, thank you so much for that. थैंक यू फॉर हैविंग मी यार. इतना here, it's my इतना pleasure. ऐसा बोल ही जा रहा था वो कि बहुत नहीं, सो गए हैं अवाम जितनी हमें देख रही नहीं, थी. आवाम सोएगी नहीं, आवाम आजकल काफ़ी रातों में जाग रही है. काफ़ी रातों को जाग रही. इनके लिए अब एक मामूल सी बात है. तो आपको तो मैं मिल रहा हूँ 14 दिसंबर को. Sure. आ रहे हैं I'll आप be there. रेड Yeah, कारपेट I'll be there. बस फिर आपने बताना है, अपनी आवाम को भी बताना है कि ख़वातीन के साथ मैं गया. Yeah, I'm bringing a lot of friends. देयर वी गो, देयर वी गो. लुकिंग फॉरवर्ड. And also, one more thing is any other message you want to give to any other enthusiast or any other performing artist? यार Any other vibe you want to put it out in the world? मतलब मैं तो अपने बच्चों की बात करूँगा जितने पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं और हीरो बनना चाहते हैं. हर किसी को हीरो बनना है पाकिस्तान में. आप किसी हर किसी फवाद खान बना. हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन से लेके रेडी वाले से भी पूछेंगे कि भाई क्या मैं हीरो है, चांस मिल जाए तो मैं उनसे फिर यही बात करना चाहता हूँ कि वेट ना करें किसी चीज़ का, इंतज़ार नहीं करें कि कोई आके आपको चांस देगा या कोई आके आपका हाथ पकड़ेगा या कोई आके आपको लॉन्च करेगा. ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा. अभी उठें, जाएं, थड़े पे परफॉर्म करना है, थड़े पे परफॉर्म करें. टीवी के सामने करना है, टीवी के सामने करें. इंतज़ार ना करें, डिपेंड ना करें, और गवर्नमेंट का ख़ास तौर पे डिपेंड ना करें. वो नहीं सुन रहे आपको, वो नहीं सुनेंगे आपको. आपकी पूरी पूरी ज़िंदगी वेस्ट हो जाएगी सिर्फ उनको प्लीज़ करने में और उनको मनाने में कि जी फंडिंग दे दें. ऐसा नहीं होगा. सो बस छलांग लगाएं. Just do it. या बात बन जाएगी या फारिग हो जाएंगे, लेकिन मज़ा आपको, नींद आपको दोनों केसेस में आएगी. Yeah. Thank you so much for your time. And viewers, that's it for today. Please go and watch the local artists and support them. And that's the best way you can do. Like, आप जाएं, टिकट्स खरीदें, अपने दोस्तों को भी लेके जाएं. Because as the just said कि अगर शो अच्छा है तो फिर हमारी भी जिम्मेदारी कि अच्छे शो को उस तरह से सराहे भी. तो हम एक ऐसी कौम है जो ज़ौक रखते हैं. हमारे चलो अब बादशाहत तो नहीं रही, लेकिन चलो फिर भी कुछ ना कुछ एक अकड़ तो है हमारे अंदर. तो गुस्सा नहीं करना. नो ऑफेंस. And please go and watch the show and let us know in the comment section as well. Thank you.